अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिदा है। एज अ स्टूडेंट आज इस जो प्रोग्राम रखा गया था स्टूडेंट ये करियर काउंसलिंग, इसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को मतलब जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पता नहीं होता है, तो मतलब इस वजह से आज जो प्रोग्राम रखा गया इसकी वजह से हम बहुत सारे स्टूडेंट अवेयर हो गए इस चीज़ से कि कैसे हमें आगे अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहेंगे तो किस तरह हमें अपना टाइम शेड्यूल जो है अपना उसको मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह हम अगर अप्लाई करना है हमें और क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक्स जो है वो हमें अप्रोच करना चाहिए और अपना टाइम मैनेजमेंट को किस तरह मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें जो है आज हमें इस करियर काउंसलिंग जो सिमोक के थ्रू रखा गया इस वजह से हमें मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली और जानने को मिली। तो आपने यूपीएससी क्रैक किया है सर जी। सो आप अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बताइए सर, बिकॉज मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे वही लगता है क्योंकि वहाँ पे फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो मतलब आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। थैंक यू सर। मैंने टोटल में मैंने 4 इंटरव्यू किए हैं यूपीएससी के। पहले में मेरा क्वालिफाई, दूसरे में क्वालिफाई, उसका फिर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए मैंने और 2 भी किए। ये हमारी गलत फहमी है कि भाई यूपीएससी के इंटरव्यू सबसे टफ है। आप हमारा फोकस जाना चाहिए मेंस की तरफ। अगर आप यूपीएससी का मार्क्स वो बताएंगे टोटल 2175 मार्क्स का होता है, टोटल 2125 2175 समथिंग इसके अराउंड टोटल मार्क्स होते हैं जिसपे मेरिट होता है। उसमें से 17 to 1800 मार्क्स आपके मेंस राइटिंग में होता है, जो मैंने पेपर 4 बताया। फिर जीएस होता है, यूपीएससी एसए होता है। अगर आपने उसमें जबरदस्त स्कोरिंग किया तो आपको उस इंटरव्यू में बैठना है और नॉर्मल मार्क्स भी आया 225 में से 160-70 भी आया तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। रिगार्डिंग इंटरव्यू देखिए वो एक पर्सनालिटी टेस्ट बताया जाता है, वो सब्जेक्टिव भी होता है, उसमें उनका अपने क्राइटेरियाज भी होते हैं। वो 20-25 मिनट में, जैसे आप मैं 20-25 मिनट आपसे इंटरेक्शन करो वो भी 1 साइडेड है। आपने मुझे कैसे जज किया वैसे वहाँ वो 5 लोग मुझे जज करेंगे। तो वहाँ पर क्या यूजुअली क्या होता है, हमारे जैसे लोगों को हमारे बैकग्राउंड से ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि हम इतने एरिया से, तो कारगिल के बारे में पूछेंगे। मेरा सब्जेक्ट वेटनरी साइंस था तो वेटनरी साइंस के बारे में ज़्यादा पूछा, तो वो प्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल भी कभी कभी होता है। वहाँ रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादातर आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको ऑनेस्ट होना है। कोई भी आपको, जैसे अभी हम टीचर किसी के साथ पूछते हैं तो आंसर नहीं आता हम डर जाते हैं, वहाँ आंसर नहीं आता वहाँ रिस्पेक्टफुली बोलना है सर आई डोंट नो। अगर वो ऑनेस्टली आप बताओगे, कॉन्फिडेंटली बताओगे तो आप इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। बट मेरा मेन चीज़ है कि अगर आप यूपीएससी मेंस में अगर आप करोगे तो अब वही कॉन्फिडेंस अगर आप अंदर जाओगे तो आपको इंटरव्यू में इतना फियर वो वगैरह नहीं होता। और यूजुअली क्या होता है यूपीएससी इंटरव्यू से पहले बच्चे क्या करते हैं 2-4 मॉक इंटरव्यू देते हैं तो वो फियर भी खत्म होता है। I have completed my post graduation. Sir, my question is related to memorizing things. सर जब हम मतलब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, यूपीएससी की बात करें तो हमें हर टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तो हमें कंफ्यूज ही रहता है कि हमने मतलब जो टॉपिक्स पढ़ लिए बाद में फिर जब हम रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन की मतलब कोई ऐसी ट्रिक जिस वजह से हम सारी चीज़ों को जो है मेमोराइज करके रख सकें? देखो ट्रिक तो मैं अपन तो नहीं आपको मैं ट्रिक दे दूं। नहीं सर, मतलब ऐसा कोई आपको ट्रिक जैसे है कि नहीं भूलना नेचुरल वो है, ये अल्लाह ताला की दी हुई एक चीज़ वो है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को, हमने घर वालों को मतलब वो गुजर जाते हैं, हम भूलते हैं क्योंकि वो एक साथ देखा जाए तो अल्लाह ताला की नियामत। अगर हम उनको याद रखें तो हम आगे ये भूलना नेचुरल है। बेस्ट है कि आपको बार बार रिवाइज करना है। दूसरा तरीका, एक तो रिवाइज करना, दूसरा तरीका है कि आपको रिलेवेंट चीज़ों को, जैसे हम क्या करते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कीवर्ड्स का नोट्स बनाते थे, तो वो क्या होता है हमें इजीली, जैसे एग्जाम से 1 दिन पहले, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले इन कीवर्ड्स को आपने रिवाइज करना, वो माइंड में करना। फिर अगर आपका राइटिंग स्किल्स हो तो आप इसी कीवर्ड्स के अराउंड आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। वो कीवर्ड्स वाला मेन चीज, rather than कि बल्कि 250 वर्ड्स का पैरा को आप क्या कीवर्ड्स हो गए वो 4-5 लिखिए, भाई पॉइंट्स लिख के वो रखिए, चिट बनाइए, उनको बार देखिए, उसी में अगले दिन आपको उसी के अराउंड 1-2 लाइन लिख के अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते। तो करियर काउंसलिंग में भी ये है कि एक काउंसलर हो, वो काउंसलर आपके सामने बैठे, आपकी परेशानी को काउंसलर समझे, आपकी एबिलिटी को काउंसलर समझे, आपके पोटेंशियल्स को काउंसलर समझे, आपके इंटरेस्ट के बारे में उसको पता चले। जब ये सारी चीजें उसको पता चल जाएगा एक काउंसलर को,
क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, उसको डिफरेंट डिफरेंट करियर्स का आइडिया है। फिर वो आपको सजेस्ट करेगा बेटा तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतरीन करियर बन सकता है। वो ये नहीं कहेगा यही करियर है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, तुम्हारे एप्टीट्यूड के हिसाब से, तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से, तुम्हारे पास जो नॉलेज बेस है उसके हिसाब से, तुम्हारा क्वालिफिकेशन जो है और क्वालिफिकेशन में तुम्हारी रैंकिंग जो है, परसेंटाइज जो है, ये सारी चीजों को वो एनालाइज करेगा, वो सारी चीजों को असेस करेगा। उसके बाद आपको वो दवाई दे देगा कि बेटा तुम्हारे लिए ये करियर अच्छा हो सकता है। ये सिस्टम डेवलप्ड सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अवेलेबल है। फॉरेन कंट्रीज में तो सालों साल से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, देखते हैं, उनको बराबर असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा आप बोर हो गए, मैं एक जोक भी आपको बता दूं कि ऐसे लेबोरेटरीज है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहां पर बच्चों को बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करता है कि आपका बच्चा जो है वो इस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। तो उसके सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे टूल्स उसके सामने रखे जाते हैं और उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो किसी ने अपने बेटे को लेके गया, तो जब उस लेबोरेटरी में उसके बेटे को बिठाया गया, अब सारे एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बच्चा किस तरफ इंटरेस्ट लेता है, क्या चीजें उठाता है। तो देखा कि वो जो डॉक्टर का क्या बोलते हैं, गले में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, वो भी उठा लिया। इंजीनियर का वो बड़ा स्केल होता है वो भी उठा रहा है। वहां एक फुटबॉल है, फुटबॉल भी उठा रहा है। क्रिकेट है, क्रिकेट भी उठा रहा है। हर चीज वो उठा रहा है। सारे एक्सपर्ट परेशान हो गए, बोले भाई इसको क्या बनाएंगे हम, ये किस करियर में जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है। तो पेरेंट्स ने जब एक्सपर्ट से पूछा तो बहुत सोचने के बाद एक्सपर्ट ने कहा कि भाई आपका बेटा लीडर बन सकता है, क्योंकि इसकी जरूरत हर चीज है, ये पॉलिटिक्स में फिट बैठेगा। तो उस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफुद्दीन, IRS डिफेंस स्टेट ऑफिसर लद्दाख। सर आप लोगों को UPSC और NDA के बारे में बातें बताएंगे। तो सर से मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ लाए और अपने ज़रीन ख्यालात से हमारे तालिब-इल्म को रोशनास करें। सॉरी फॉर दैट कि NDA का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर अपीयर्ड इन दिस NDA एग्जाम, बट UPSC का काफ़ी डीप एक्सपीरियंस है। और कंसिडरिंग दैट कि यहाँ मोस्टली प्री ग्रेजुएट्स है, तो आई थिंक आई शुड स्टिक टू द बेसिक्स जो एक प्री ग्रेजुएट बच्चे को होना चाहिए। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, सो दैट मैं रेलिवेंटली UPSC के रिगार्डिंग आपको बता दूँ। तो बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज इंट्रोडक्शन करने का एक रीज़न है कि मैं आप में से ही हूँ। तो मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पे मैंने पढ़ाई की है और यहीं से मैंने पढ़ाई करके आगे जाके मैंने UPSC के एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। भाई देखो मैं यहाँ सर्विस करते हुए भी मैं तैयारी करता था, यहाँ से स्कूलिंग करके भी तैयारी करता था, मतलब यहाँ से मैंने क्रैक किया। तो आई मीन टू से कि भाई आप लोग भी कर सकते हो। तो मतलब ये नीट, IIT वगैरह वगैरह, जब तक आपके पास अंदर मोटिवेशन है, आपके पास अंदर पेशेंस है, परसिवरेंस है, तो ये एग्जाम्स कोई मतलब तूफान नहीं है। हमारे एरिया से कम होते हैं। अभी तक अपने काबिल इशू से 3 ही लोग हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। अनवर साहब जो फॉरेन सर्विस में गए 2020 एग्जाम के, और 2002 में काचो महबूब अली खान साहब हुए, और ले से काफ़ी हुए। तो मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद यू आर एलिजिबल, आप कोई भी ग्रेजुएट हो, आप ऑनलाइन से किया हो, कहीं आपने कुछ फिजियोथेरेपी किया हो, कुछ भी किया, आपने हालांकि डांस किया हो, आपने कुछ भी किया हो, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 चीज़ें होती है, एक CSAT होता है, एक जनरल स्टडीज होता है। CSAT में पहले वो काफ़ी कम रिलेवेंट था CSAT, क्योंकि वो बच्चे इजीली क्रैक करते थे। बट रिसेंट टाइम्स में जब से UPSC में इसको क्वालिफाइंग बनाया है तो वो थोड़ा टफ हुआ है। तो जो हमारे बैकग्राउंड से बच्चे हैं, हमारे यहाँ के बैकग्राउंड से बच्चे हैं, काफ़ी लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तो आप जिस स्टेज में हो, अभी 11th 12th में हो, 10th में हो, तो काइंडली अपना इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और काइंडली अपने बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और GS तो जो ऐसा सिलेबस है वही आता है।
जब आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको एक जनरल स्टडीज का पेपर आता है, उसमें 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, एक एस्से पेपर होता है, एक ऑप्शनल पेपर होता है। जनरल स्टडीज में आपके डिफरेंट सेक्शन, इकोनॉमी हो गया, आपका साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, उसके 4 सेक्शन, 21 के 4 सेक्शन होते हैं। रिस्पेक्टेड शेफुद्दीन साहब, नासिर शबानी साहब, शरीफ साहब, सिकमुक के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, और प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों के सामने ये सारा जो आज का सेशन हुआ है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं यही आप सबको विश करता हूँ कि जो भी आप करियर चुनें, जो भी आप सोचें, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे लाइफ भर के लिए आपने चुनना है। एक ही बार ही मौका मिलता है, इसका आप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से किसी भी फील्ड में जाए। यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स भी बैठे थे, उन्होंने अपने अपने फील्ड के बारे में बताया। मैं ओवरऑल यही समराइज करता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाए, कहीं पे भी, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक्स का हो, इंजीनियरिंग का हो, या क्या कहते हैं, आजकल तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और सभी ने कहा, हम सब सहमत हैं कि सीरियस होना चाहिए इस पे। आपने अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि यही आपका सही एज है। जो भी करियर चुने आपने, यही इसी एज पे आपने करना है काम, ठीक है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से कितने सारे इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विस में, जैसे सर ने भी अभी कहा था। मुझे लगता है बहुत सारे इसी क्वेश्चन को पूछते हैं कि सिविल सर्विस के बारे में। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं। 2011 से यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है, चाहे मेरी उसके स्टूडेंट इश्यूज़ को लेके हो, अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज़ को लेके हो, या बाकी बहुत सारी चीज़ें करवाती हैं, जैसे कि बोर्ड से बच्चों स्कूलों में और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऑर्गेनाइज करता है ताकि स्टूडेंट्स को इन्हांस कर सके। हमारा फाउंडेशन होने का ही मकसद था। 2011 में जब बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ बहुत सारी मुश्किलात, तब हमारे पास इतने हाई लेवल का कॉलेज था नहीं, हमारे पास प्रोफेसर थे नहीं, तो हमारे पास सैनिटेशन सिस्टम या बाकी लेबोरेटरी सिस्टम इतना था नहीं। तो स्टूडेंट्स ने एक यूनियन बनाने का एक इरादा किया और वो आज पिछले 11-12 सालों से काम कर रहा है और यहाँ तक कामयाबी में पहुँचा हुआ है। इसमें हमारा यही मेन मकसद होता है कि जब तक स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्व न कर पाए, उनकी इश्यूज़ को हम सॉल्व न करें, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ हमें जाना पड़े, चाहे वो हायर अथॉरिटीज है। एग्जांपल दिया करूँ तो आप अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ के हमारे पिछले 2019 से बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे केडीए मेंबर हमने अपनी आवाज़, स्टूडेंट्स की आवाज़, अनएम्प्लॉयड की आवाज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक हमने नहीं पहुँचाई है। मुझे तो अभी बहुत सारे सवाल क्या कहते हैं पूछ रहे थे आप लोग सर से। अब मेरे को बताइए कि आप में से कोई जो वॉलंटियर बताना चाहिए, कहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ थोड़ा और अपना भी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इसी फील्ड से लगता हूँ, जैसे सर ने अभी कहा था। मुझे आप में से कोई एक बता सकता है कि क्यों आपको इतना रुचि है इसमें? अगर कि बाय चांस या इंशाल्लाह हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो हमारी सबसे पहले जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ जाती है जी। तो अगर कि हमें सोशल में मुझे एक सोशल वर्कर बनना है, तो वो हम तब कर पाएंगे जब हम एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ हम सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सकें, एज ए सोशल वर्कर हम सर्विस कर सकें। तो फर्स्ट तो ये है। दूसरा सर कि हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके में जो है बहुत सारे इश्यूज है। बीइंग नेटिव, यहाँ के नेटिव होने की वजह से हम उन इश्यूज के बारे में अवेयर रहते हैं, तो हम उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि उनको सॉल्व करने की। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको। मुझे आपकी बात सुनने में बहुत बढ़िया है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपने करियर को, अपने कौम को क्या कहते हैं तरक्की देखते हुए देखना चाहते हैं। ये सब बड़ी अच्छी बात है। ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होता है इसमें, और वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेन है। ये सोशल सर्विस ही है एक तरीके से, और आपके पास पावर्स भी आते हैं इसमें। ये बढ़िया, ये अच्छा है। बस बाकी और मुझे नहीं लगता और कोई पूछेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पूछने वाला है इधर। तो एंड में मैं यही आप लोगों से बेस्ट विशेष कहना चाहूंगा कि जो भी आप करियर चुनेंगे तो सोच समझ के चुने, क्योंकि ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है लाइफ में।
थैंक यू। सबसे पहले मैं कहूँगी कि मतलब करियर काउंसलिंग जो है, करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में हमें इतनी करियर काउंसलिंग नहीं हो रही थी, तो उस टाइम पे मतलब ये एक इनिशियल स्टेज है कि करियर काउंसलिंग, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चे जो है वो 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चे थे, तो अभी से उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पीजी हमें क्या करना चाहिए। तो करियर काउंसलिंग जो है ये एक आइडिया देता है कि हमें आगे जाके इन फ्यूचर हमें क्या करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्होंने एलाबोरेट किया कि अगर कि किसी स्टूडेंट को जो है आफ्टर देयर 12 नीट में अपीयर करना है तो उन्हें किस तरह से करना होगा, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज उन्हें फॉलो करनी होंगी, किस तरह से उन्हें अपनी जो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, स्टडी में कंसिस्टेंसी किस तरह से लानी है, जेईई के लिए प्रिपेयर करना हो तो स्टेप बाय स्टेप उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई। और यहाँ पे यूपीएससी, क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम भी जो है यूपीएससी कर सकते हैं, तो इस काउंसलिंग के थ्रू हमें ये भी पता चला कि मतलब हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हम में भी इतनी क्षमता है कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। हर साल कैरियर काउंसलिंग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं हर कंट्रीज़ के ऊपर, तो हर साल की तरह इस साल भी हमने जो है कैरियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें इस साल हमने अराउंड 8 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने एडिटोरियम हॉल में ला के इधर ही किया है। तो इसमें जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली यूपीएससी और एनडीए का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर करगिल में आया हुआ था। तो यूपीएससी में तो ऑलमोस्ट ठीक था, एनडीए में जब एग्ज़ाम देने के टाइम पे वहाँ पे पार्टिसिपेशन लोगों का कम था। तो हम इस बार उन एनडीए और यूपीएससी और जेईई नीट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम जो है अभी 8 हायर सेकेंडरीज़ के ऊपर हमने यहाँ पे किया है और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और अभी एडीसी ने भी बोल के गया आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ जब हम बाकी जो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हम काउंसलिंग करने जाएंगे तो हम उसकी कंस्टिट्यूएंसी काउंसलर से भी हम मिलने वाले हैं। इंशाल्लाह काउंसिल की तरफ से अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम हर हायर सेकेंडरीज़ में, चाहे आपका सांगपुर में या चिकतन में या द्रास में भी हो, हर हायर सेकेंडरीज़ में जाके जो एक काउंसलिंग हम यूपीएससी लेवल का हम करने वाले हैं। और ये काउंसलिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 10-12 के बाद वो अपना स्ट्रीम या अपना सब्जेक्ट लेने में कन्फ्यूजन होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप आउट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप आउट कम हो, उनको पहले से इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो और वो लोग खुद जब 12 क्लियर करें या कॉलेज क्लियर करने के बाद एक क्लियर उनके सामने एक रास्ता दिख जाए उनको कि हमें इस फील्ड में जाना है बोल के। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।